क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था प्लानिंग और इसका पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है नियोजन की प्रक्रिया पूछा जाए, नियोजन की तकनीक पूछी जाए, नियोजन में निहित आवश्यक कदम पूछे जाए, प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग टेक्निक्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, कुछ भी पूछा जाए यही पॉइंट्स हमारे आएंगे। क्योंकि स्टेप्स की हम बात करेंगे तो ये इसी क्रम में चलेंगे जैसे हमारे को दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें नियोजन की आवश्यकता को समझना, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द प्लानिंग। सबसे पहले तो हमें इसका महत्व, इसकी आवश्यकता को समझना है कि नियोजन हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करना, एस्टेब्लिशिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमने उद्देश्य बनाने हैं अपनी कंपनी के, उसके कुछ उप उद्देश्य भी बनाने हैं। उप उद्देश्य मतलब उद्देश्यों को और छोटे पार्ट जो कि उद्देश्य को और ज़्यादा स्पष्ट करें, डिटेल में बताएं। फिर जब हमारे उद्देश्य बन जाते हैं तो उसके बाद अगला है नियोजन के आधारों को निश्चित करना, टू फिक्स द एसेंशियल बेसिस ऑफ द प्लानिंग। हमारे को प्लान बनानी है तो प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे? अब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्लान बनानी है, प्लान के लिए हम तथ्य सूचनाएं ढूंढेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, मतलब सूचना एकत्रित करेंगे, अध्ययन करेंगे, सभी सूचनाओं का उनका विश्लेषण जो है गहराई से जांच पड़ताल करेंगे। पॉलिसीज़ की स्टडी करेंगे, अगर हमारे को लगता है कि हमारी पॉलिसीज़ या नीतियों में कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो चेंज भी करेंगे। और भावी सूचनाओं को भी हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि नियोजन भविष्य के लिए होगा। चौथा पॉइंट है सीमाएं विकसित करना, डेवलपिंग द प्रेमिसेस। इसके दो आधार होते हैं, आंतरिक का आधार इसमें है इंटरनल प्रेमिसेस। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी सीमा क्या है, मतलब पूंजी सीमित मात्रा में है, श्रमिक सीमित मात्रा में है, कच्चा माल हमारे पास सीमित मात्रा में है और मशीन हमारे पास कितनी मात्रा में है। बाहरी आधारों पर भी हम ध्यान देंगे, एक्सटर्नल प्रेमिसेस पर भी ध्यान देंगे। सरकार के नियम क्या है, प्रतियोगिता कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ग्राहकों का इंटरेस्ट कितना है, रुचि किस प्रकार की वस्तु में है, ब्याज की दर क्या है, टैक्स का रेट क्या है, ये सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। पांचवा पॉइंट है वैकल्पिक कार्यविधियों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास और कौन कौन से तरीके हैं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अगला है वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम अलग अलग विकल्प, अलग अलग तरीके जो हमारे पास हैं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन सब तरीक़ों को हम ये देखेंगे कि हमारे उद्देश्य के अनुसार कौन सा तरीका जो है सबसे अच्छा है। और जब हर एक उद्देश्य, हर एक विकल्प, हर एक अल्टरनेटिव, हर एक तरीका जो व्यापार को करने का है उसके बारे में जब हम विचार कर रहे हैं तो उसके गुण दोषों को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए हमारे को कोई पक्षपात नहीं करना। अगला पॉइंट हमारा है 7 पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे मार्ग हमारे सामने हैं, उनमें से सबसे अच्छा मार्ग हमने निश्चित करना है क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा अच्छे तरीक़ों को हम ढूंढ के रखेंगे, एक से ज़्यादा अच्छे विकल्पों को हम अपने पास चुन करके रखेंगे, ताकि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें अपने तरीके को बदलना पड़े तो हम तुरंत नया तरीका लगा सकें जो सबसे अच्छा सूट करता होगा उस समय, और हम असफल होने से बच जाएं। आठवां पॉइंट हमारा है विस्तृत और उपयोजना की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड द डेरिवेटिव प्लान्स। उपलब्ध साधन जो हमारे पास हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनको ध्यान में रखकर हम मेन प्लान बनाएंगे और सब प्लान्स भी बनाएंगे, छोटे छोटे प्लान भी बनाएंगे। सब प्लान जो हमारे होंगे, मतलब एक बड़ी योजना के छोटे छोटे पार्ट जो हमारे होंगे, वो छोटे छोटे पार्ट मेन योजना के पार्ट पूरक होने चाहिए। मतलब अगर हम सभी छोटी छोटी योजनाओं को बनाएं तो एक मेन योजना बन जानी चाहिए। 9th पॉइंट हमारा है क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना, टू एस्टेब्लिश द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़। योजना जब बनाई जाती है तो उस समय विभिन्न क्रियाओं का क्रम भी हम डिसाइड करेंगे, पहले ये क्रिया की जाएगी, उसके बाद ये क्रिया की जाएगी। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हर क्रिया का जो प्रारंभ और समाप्त होने का टाइम है वो भी हमें पहले डिसाइड कर लेना। ये डिपार्टमेंट वाले इस टाइम पर काम शुरू करेंगे, इतने टाइम में वो ख़त्म करेंगे, फिर अगले डिपार्टमेंट का काम इस टाइम से शुरू होगा, इस टाइम पर ख़त्म होगा। तो पहले ही क्रिया के प्रारंभ होने और समाप्त होने का समय हम डिसाइड कर लें तो उनका क्रम भी डिसाइड कर लें। 10th पॉइंट है कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, टू सीक द एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। योजना की सफलता जो है हमेशा प्रबंधकों और कर्मचारियों के सहयोग पर निर्भर है कि सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी हमारी कंपनी के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे, हमारी योजना सफल हो पाएगी।
इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को हमारी संस्था की योजना के बारे में डिटेल में जानकारी हो, विस्तार से उसे वो समझा दी जाए। 11वां पॉइंट है योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग प्लान। जब हमने सभी को योजना समझा दी उसके बाद में अब हम योजना को लागू कर देते हैं। अगला पॉइंट है समीक्षा करना, फॉलोअप एक्शन। इसका मतलब जब हमने योजना को लागू कर दिया फिर हमारे को समय समय पर अपनी कंपनी की प्रगति की जांच करते रहना है कि हम कि अपने लक्ष्य की ओर कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। अगर हमारे को लगता है कि हमारी योजना में कुछ कमी है, परिस्थिति कुछ बदल गई, तो आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी योजना में थोड़ा बहुत फेरबदल करें या कुछ सुधार करें। अगला टॉपिक आता है नियोजन की सीमा या लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग, या फिर कठिनाइयाँ पूछी जाएँ, सीमाएँ पूछी जाएँ, आलोचनाएँ पूछी जाएँ, लिमिटेशंस पूछी जाएँ, डिफ़िकल्टीज या क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग कुछ भी पूछा जाए तो हम यही पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है नियोजन अलोचकता पैदा करता है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। हमारी जो प्लानिंग होती है, रिजिडिटी का मतलब कठोरता, एक बार प्लान बना दी गई उसके बाद उसमें चेंज नहीं करते हम। तो दो प्रकार के तत्व हमारी प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। अब आंतरिक में क्या आता है, हमारी कंपनी के उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी की नीतियाँ क्या हैं, हमारी कंपनी की कार्यविधियाँ क्या हैं, हमारी कंपनी के नियम क्या हैं, हमारी कंपनी के कार्यक्रम क्या हैं, ये हमारी प्लानिंग को इफेक्ट ज़्यादा कठोर बनाते हैं। एक्सटर्नल या बाह्य तत्व कौन से प्रभावित करते हैं, राजनीतिक परिवेश, राजनीति के नियम जो होते हैं वो भी हमारी कंपनी को प्रभावित करते हैं। पॉलिटिकल क्लाइमेट, आर्थिक जो है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है। तकनीकी टेक्निकल एनवायरनमेंट, परिवर्तन अगर कुछ हो जाते हैं उसको हम देखते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हो जाती हैं, या अगर कोई जैसे बाढ़, तूफान ऐसा कुछ आ गया, भूकंप वगैरह, तो फसल तबाह हो जाएगी जिससे हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। प्रतियोगियों की नीतियाँ, हमारे कॉम्पिटिटर में जो है उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, सरकार की क्या नीति है, टैक्स की क्या नीति है, आयात इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, ये सभी चीज़ें हमारी कंपनी को प्रभावित करती हैं। सेकंड पॉइंट है नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। भविष्य लगातार परिवर्तनशील होता है। पूर्वानुमान जो हमने लगाए थे कि ऐसा हो जाएगा, परंतु हो सकता है वो हमारे पूर्वानुमान पहले से लगाए गए अनुमान गलत हो जाए। तो इसलिए जब अनुमान गलत हो जाएगा तो हमारी प्लानिंग गलत हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि योजना की जो अवधि होती है वो जितना लंबा होता है उतनी ही योजना कम प्रभावशाली होती है। योजना थोड़े समय के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले बहुत लंबे समय का अनुमान हम नहीं लगा पाते। तीसरा पॉइंट है नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि हर क्रिया को पहले से ही डिसाइड कर लिया गया। अब हमारे को सोचने का समय ही नहीं मिला, रचना करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे समाप्त होनी। हमें केवल जो पहले बताया गया, योजना बनाई गई, बस उसके ऊपर मशीन की भांति कार्य करना होता है। चौथा पॉइंट है नियोजन एक ही पर अधिक लागतें आती हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। हमारे को बहुत सारी सूचना इकट्ठी करनी होती है प्लानिंग बनाने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करनी होती है, बहुत सारे लोगों को काम पर लगाना होता है, इसलिए काफ़ी खर्चा इसमें आ जाता है। नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपातकालीन परिस्थिति का सामना हम नहीं कर पाते उसमें, क्योंकि हम उस समय एकदम से इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पर हम उसका पहले से प्लान नहीं कर पाते, और बहुत सारे मौके जो है हमारे लाभ के मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर लेने के बाद हम निश्चिंत हो जाए कि अब कोई सब काम सही तरीके से चलता रहेगा, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि निश्चिंत हो जाने पर बहुत हानि हो सकती है। इसलिए हमारे को हमेशा सावधान रहना होगा, लगातार परिस्थितियों को देखना होगा, फिर देखना है कि हमने जो प्लानिंग की थी इन परिस्थितियों के अनुसार की थी कि नहीं। अगर परिस्थितियाँ बदल गई तो प्लानिंग में क्या चेंज करना है तुरंत उसे करें। सेवेंथ पॉइंट है सही व विश्वसनीय आधार की कठिनाई, डिफ़िकल्टीज ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोमिसेस। भविष्य जो है वो अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए कोई विश्वास करने वाला जो हम बोलें प्लान हमारे पास है वो संभव नहीं होता। आठवां है पर्याप्त मानसिक योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एडिक्वेट मेंटल एबिलिटी। जो व्यक्ति प्लान बना रहा है, जो मैनेजर प्लानिंग ये योजना बना रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में उसके पास मानसिक योग्यता होनी चाहिए। भविष्य का वो सही प्रकार से अनुमान लगा ले, और भविष्य में क्या होने वाला है, कंपटीशन में कौन सी कंपनी आएंगी, किस वस्तु की मांग चेंज हो जाएगी, कौन सा फैशन बदल जाएगा, ये सारी जानकारी प्लान करने के वाले के पास होनी चाहिए।
कहने का मतलब प्लान बनाने वाले के पास विशेष बौद्धिक बौद्धिक मतलब बुद्धि की योग्यता होनी चाहिए। समझ शक्ति, मेमोरी पावर भी उसकी बहुत तीव्र होनी चाहिए। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं या साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कुछ प्रबंधक भविष्य की तुलना में वर्तमान को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ मालिक भी भविष्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बोलते हैं अभी जो है उस पर ध्यान दो, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में मत दो, तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। 10th पॉइंट है नियोजन की सफलता पूर्वानुमानों पर निर्भर करती है। जो प्लान हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्वानुमान पर आधारित है। हमने अनुमान लगाया कि ऐसा होने वाला है, उस पर हमारा जो है सक्सेस जो है डिपेंड करती है। सो सक्सेस ऑफ द प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द फोरकास्ट। व्यावसायिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी पर हमारे को देखना होगा। अगर ये पूर्वानुमान हमारे सही हैं तो हमारी प्लानिंग सही सफल होगी, और अगर ये जो अनुमान हमने लगाए ये गलत हो गए तो प्लानिंग भी गलत हो जाएगी। अगला टॉपिक है नियोजन की सीमाओं को दूर करने के उपाय, मेजर्स टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ प्लानिंग। आदर्श नियोजन के क्या आवश्यकता तो हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। एसेंशियल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गुड प्लानिंग, तो भी हमारे यही पॉइंट आएंगे। तो बारी बारी से इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है नियोजन तर्क संगत होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी रीजनेबल। बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से सर्वोत्तम विकल्प को चुनें, सबसे अच्छे तरीके को हम चुनें, और जब चुन रहे हैं तो फिर तर्कपूर्ण विधि से चुनें। हर तरीका जो है उसके गुण दोषों को ध्यान में रखें और फिर उसको ध्यान में रखते हुए हम चुनें। जो मेथड हमें लगता है कि ये वाली विधि सबसे अच्छी है, इसमें सबसे कम खर्चा होगा या सबसे कम रिस्क है, लाभ ज़्यादा है, उसको हम चुनें। और जो भी हम चुने तरीका वो न्यायोचित होना चाहिए, न्याय की दृष्टि से सही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नियोजन उद्देश्योन्मुख होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी गोल ओरिएंटेड। उद्देश्य उन्मुख का मतलब उद्देश्य को प्राप्त करवाने वाला। इस पर प्रबंधक, कर्मचारी, स्वामी जो हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। केवल उद्देश्य को ध्यान में रखना है। प्रबंधक के अपने निजी विचार, कर्मचारी के अपने निजी विचार, मालिक के राजनीतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक विचार, ये सभी कुछ हमें पीछे रखना है। केवल संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है नियोजन भविष्य को ध्यान में रखने वाले होने चाहिए। प्लानिंग शुड बी कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर, क्योंकि भविष्य के लिए तो भविष्य में क्या होगा वो ध्यान में रखें। प्लानिंग सरल होनी चाहिए। प्लानिंग शुड बी सिंपल, ताकि प्रत्येक वर्कर, सरल मतलब वर्कर्स को भी आसानी से समझ में आ जाए। चौथा है प्लानिंग में स्थायित्व होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो लंबे समय तक ये चलती रहे, बार बार प्लान को चेंज नहीं करना चाहिए। 6 पॉइंट है अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाओं में समन्वय होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे की मदद करने वाली होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की बाधक होनी चाहिए। यदि हमें लगता है कि दोनों में कुछ कमी है, दोनों में एक दूसरे से विपरीत कुछ बात आ रही है, तो अगर हमारे को संशोधन करना है, चेंज करना है, तो हमेशा ही अल्पकालीन प्लानिंग में चेंज करना चाहिए, दीर्घकालीन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्पकालीन प्लानिंग जो है वो कम खर्चे वाली होती है, दीर्घकालीन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा हमारा आ चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7th पॉइंट नियोजन लोचपूर्ण होनी चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। भावी परिस्थितियों के अनुसार इसमें समायोजन करने का गुण होना चाहिए, कि भविष्य में अगर ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो हम इसमें ही कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगला दिया गया कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी। प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वर्कर और मैनेजर दोनों के कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ सके। 9th पॉइंट है नियमित समीक्षा या रेगुलर फीडबैक। कहने का मतलब जब हमने प्लान बनाया और उसको लागू कर दिया, फिर भी हमें लगातार उसे चेक करते रहना चाहिए। विचलनों का पता लगाना चाहिए। कोई डेविएशन अगर हो गई हैं तो उनका हम पता लगाएं। अगर प्लानिंग में कुछ चेंज करना है तो वो भी हम उसमें कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करें। 10th पॉइंट हमारा आ जाएगा मितव्ययी होना, शुड बी इकोनॉमिकल। हमारे को ये ध्यान में रखना है कि प्लानिंग हमारी ऐसी हो कि जो भी साधन हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनका हम अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उनका मैक्सिमम यूज़ कर सकें। 11th पॉइंट है साधनों को ध्यान में रखकर बनी हो, शुड बी मेड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी साधन है उनको ध्यान में रख कर ही हमको प्लान बनाना है कि इतनी ही चीज़ें हमारे पास हैं, इतने ही श्रमिक हमारे पास हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर हम अपनी योजना का निर्माण करें। अगला टॉपिक आएगा हमारा एक आदर्श नियोजन के लिए कुछ सुझाव। एक अच्छे नियोजन में क्या सुझाव हम देंगे, सजेशंस फॉर द आइडियल प्लान। तो पहला पॉइंट आ जाएगा नियोजन सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, ताकि सबको क्लियर हो जाए, कोई डाउट उसमें ना हो। सरल होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ आ जाए।
सेकंड है नियोजन उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। हमने कहा योजना जो बनाई जाती है उद्देश्य को प्राप्त करने ही के लिए बनाई जाती है, इसलिए उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। लोचपूर्ण मतलब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिसमें परिवर्तन किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है नियोजन में विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चुनाव करने की क्षमता होनी चाहिए। प्लानिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द ऑल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जितने भी विकल्प हमारे पास हैं उन सभी विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करने की क्षमता इस प्लानिंग में होनी चाहिए, या उनमें से सबसे अच्छे विकल्प को हमने चुना हो प्लानिंग करते समय। पांचवा पॉइंट है एक अच्छी नियोजन क्रिया संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। एंड आइडियल प्लान मस्ट बी बैलेंस्ड। संतुलित मतलब हर प्रकार से सही होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है इसमें उद्देश्य को प्राप्त करने की सभी क्रियाओं का समावेश। समावेश मतलब शामिल होना। इट मस्ट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स। उद्देश्य को प्राप्त करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी हमारी प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए। सेवन पॉइंट है इसके निर्माण से पूर्व कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहिए। बिफोर फ्रेमिंग प्लान्स वी मस्ट गेट द सपोर्टिव अप्रूवल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो कर्मचारियों की सहमति भी हम ले लें कि हम ऐसा करें या नहीं करें। यदि प्लान करते समय उनकी सहमति ले लेते हैं तो जब वास्तव में काम करने की बारी आती है तो वो खुद मदद के लिए आगे आते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने में के लिए खुद मदद करते हैं, क्योंकि मालिकों ने हमसे पूछा था और हमने सहमति दी है, तो हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका पूरा सहयोग करें। आठवां पॉइंट है इसे संस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना है, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर बनाना है प्लान को, और प्रतिद्वंदियों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर बनाना है। प्रतिद्वंदी मतलब हमारे कंपटीशन में जो कंपनी है वो कौन सा तरीका अपना, क्रिया मतलब कौन सा तरीका अपना रही है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्लान करें। It must be framed after taking into consideration the need of a company, available resources with the company, and activities of the competitors. नाइन्थ पॉइंट है यह तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द इन्फॉर्मेशन एंड नॉट मेयरली इमेजिनेशन। केवल कल्पनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तथ्य सूचनाएं जो हमको मिली हैं फैक्ट्स पर आधारित होनी, सही सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठे ऐसा हो जाएगा इसलिए हमने ऐसा कर दिया, वो गलत हो जाता है। 10th पॉइंट है अलग अलग क्रियाओं और विभागों के लिए अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सेपरेट प्लान फॉर द सेपरेट एक्टिविटीज़ इन द डिपार्टमेंट्स। हर विभाग की क्रिया अलग होनी चाहिए, हर अधिकारी की क्रिया जो है वो अलग होनी चाहिए। मतलब क्रिया मतलब प्लानिंग, और हर विभाग वाला अपनी अपनी प्लान के अनुसार कार्य करेगा और आखिर में सभी प्लान को मिलकर हमारी मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। 11th पॉइंट है योजना की जानकारी संबंधित कर्मचारी को अवश्य देनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू द प्लान मस्ट बी पास्ड ऑन टू द रिलेटेड वर्कर्स। जितने हमारे कर्मचारी होते हैं, जो इससे संबंधित कर्मचारी हैं, उनको हमारे प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 12th पॉइंट है योजना की आवश्यक सूचनाएं पूर्णतः सही हों, इसे सावधानी से एकत्रित किया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रेमिंग द प्लान्स मस्ट बी एक्यूरेट एंड मस्ट हैव बीन कलेक्टेड विद ग्रेट केयर। हमारी प्लानिंग कुछ सूचनाओं पर आधारित होती है। जब ये सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे होते हैं अपनी योजना बनाने के लिए, तो वो सूचनाएं बहुत सावधानी से इकट्ठी करनी चाहिए। सूचनाएं बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत सूचनाएं इकट्ठी करेंगे उसके आधार पर जो प्लान होगा वो भी गलत ही हो जाएगा।